Welcome to the channel Deep Social. This is Sayyada Sabah Hashmi. Today the topic is proximate determinants of fertility by John Bongers. जॉन बॉन्गार्स एक डच अमेरिकन डेमोग्राफर थे जो पैदा हुए थे 1945 में नेदरलैंड्स में। ये एक डिस्टिंग्विश स्कॉलर हैं पॉपुलेशन काउंसिल में। इनकी रिसर्चेस बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी रिसर्चेस पॉलिसी मेकर्स को क्रिटिकल डेमोग्राफिक चैलेंजेस के बारे में एड्रेस करने में असिस्ट करती हैं। इनकी जो रिसर्चेस हैं वो इन टॉपिक्स पर हैं: population momentum, determinants of fertility, impacts of family planning programs, population environment relationships, demographic effects of the AIDS। इनके कंट्रीब्यूशन में से जो सबसे बेस्ट नोन अर्ली कंट्रीब्यूशन है वो है प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट फ्रेमवर्क, जिसके ज़रिए फर्टिलिटी के पैटर्न्स और लेवल को एनालाइज किया जाता है। तो प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी है क्या? वो बायोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर्स जिनके ज़रिए बैकग्राउंड डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी को, उन्हें कहा जाता है प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी। यानी बैकग्राउंड फैक्टर्स इनडायरेक्टली फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं और बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स डायरेक्टली फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। यानी किसी कपल के कुछ बैकग्राउंड फैक्टर्स होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, जो कि उसके बायोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर को डेवलप करते हैं, जो जाके फिर फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। बॉन्गार्ड की कंट्रीब्यूशंस में से बेस्ट नोन अर्ली कंट्रीब्यूशन भी यही है कि उसने प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट फ्रेमवर्क डेवलप किया फर्टिलिटी के पैटर्न और लेवल को एनालाइज करने के लिए। उसका ये फ्रेमवर्क बहुत सादा, आसान मगर काबिल फ़हम मॉडल प्रोवाइड करता है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि फर्टिलिटी कैसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रही है बिहेवियरल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स से और कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है इनडायरेक्टली बैकग्राउंड फैक्टर्स से। ये फ्रेमवर्क उन्होंने डिज़ाइन किया था 70s एंड 80s में, लेकिन ये आज तक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल है। ये इतना इन्फ्लुएंशियल फ्रेमवर्क या मॉडल है कि ये आज तक डेमोग्राफी में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ सोशल साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। खुद बॉन्गार्स ने भी ये क्लेम किया है कि तकरीबन टोटल 7 डिटर्मिनेंट्स हैं, मगर उसके नज़दीक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं तो वो 4 हैं। नंबर 1, प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड और सेक्सुअली एक्टिव वुमेन। नंबर 2, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़। नंबर 3, पोस्टपार्टम इनफेक्शनेबिलिटी। नंबर 4, अबॉर्शंस। यानी ये 4 फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, इसलिए इनको कहा जा रहा है प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी। पहला प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट तो बिल्कुल बेसिक है, साफ समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा हाई रेट होगा सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का, उतना ही ज़्यादा हायर फर्टिलिटी रेट होगा। ओबियसली ये फैक्टर तो बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस होता है बैकग्राउंड वेरिएबल से। यानी किसी सोसाइटी में कल्चरल और सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि शादी की एवरेज एज क्या होगी। मसलन पाकिस्तानी माशरे में बच्ची के जवान होते ही इस बात की फ़िक्र की जाती है कि उसकी शादी कर दी जाए जल्द अज जल्द। उसको करियर बिल्डिंग की तरफ प्रिपेयर नहीं किया जाता, बल्कि उसको एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी बेटी, अच्छी बहू बनने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो ये इस सोसाइटी की कल्चरल और सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जितनी जल्दी शादी होगी, लड़कियों की जितनी कम उम्र में शादियां होंगी, तो उस सोसाइटी में उतना ही ज़्यादा हायर रेट हो जाएगा सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का, जो कि
फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगा, यानी वहाँ फर्टिलिटी रेट भी हायर हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि ये कैसे प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट खुद इन्फ्लुएंस हो रहा है बैकग्राउंड वेरिएबल से और आगे जाके इन्फ्लुएंस कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है फर्टिलिटी को। दूसरा अहम प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, यानी किसी सोसाइटी में कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल हैं, क्या उनको करेक्टली यूज़ किया जाता है, क्या वो इफ़ेक्टिव हैं, और ये मैटर भी एक्सटर्नल फैक्टर्स से ही इन्फ्लुएंस होता है, जैसे सोशल प्रेशर्स, एक्सपेक्टेशंस। मसलन पाकिस्तानी माशरे में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता कि ख़वातीन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें, चाहे गवर्नमेंट खुद ये कहे कि बच्चे 2 ही अच्छे, मगर कपल्स के ऊपर सोशल प्रेशर ये होता है कि कम से कम 4 बच्चे तो होने चाहिए। तो अब कपल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वेरिएबल से इन्फ्लुएंस हो रहा है कि उसके ऊपर सोशल प्रेशर वगैरह क्या है। तो फिर खुद ये फैक्टर, सेकंड प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट यानी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ खुद इन्फ्लुएंस हो रहा है बैकग्राउंड वेरिएबल से और आगे जाके अफेक्ट कर रहा है फर्टिलिटी को। थर्ड प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट है पोस्टपार्टम इनफेक्टिबिलिटी। बाद अज़ ज़चगी और दोबारा प्रेग्नेंट होने के दरमियान का जो टाइम पीरियड है वो ये कहलाता है। वैसे तो ये काफ़ी हद तक बायोलॉजिकल है, मगर ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बैकग्राउंड फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। बायोलॉजिकली इस सेंस में कि आदमी और औरत इस काबिल हैं, उनका जिस्म इस काबिल है कि वो औरत प्रेग्नेंट हो सके, और इसमें बैकग्राउंड वेरिएबल्स ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि उनका सोशल, इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, उन्होंने उनके हिसाब से क्या चीज़ें इस्तेमाल की, जिसकी वजह से ये जो बाद ज़चगी यानी डिलीवरी के बाद का वक्त से लेकर दोबारा प्रेग्नेंट होने तक के दरमियान का जो वक्त है वो कितना लंबा है या कितना मुख्तसर है। इन 4 में से आखिरी प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट है अबॉर्शंस। इसमें हम ये भी शामिल करेंगे कि जानबूझकर या नागहानी तौर पर प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन हो गई, जैसे मिसकैरेज वगैरह हो गया। मिसकैरेज को तो हम बायोलॉजिकल फैक्टर मान लेंगे जो कि इम्पैक्ट कर रहा है फर्टिलिटी को, जबकि मेडिकल अबॉर्शन बायोलॉजिकल नहीं है। ये फ़र्द की खुद की चॉइस पे डिपेंड तो करता है, मगर इस बारे में भी फ़र्द के ऊपर, कपल के ऊपर सोशल और कल्चरल प्रेशर होता है। मसलन प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ पेचीदगियां हो जाएं और डॉक्टर ये कहे कि अबॉर्शन करा लें तो बेहतर है, तो पाकिस्तानी माशरे में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि इस बात को तरजीह दी जाती है कि कोई दवाई या यहाँ तक कि दमदरूद करके भी किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए, अबॉर्शन ना किया जाए। और ऐसा करने की वजह से अगर औरत के ऊपर कुछ मसाइल लाहक हो जाएं, उसकी सेहत को कुछ मसाइल लाहक हो जाएं, तो उस पर ये सोशल प्रेशर होता है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बर्दाश्त करे तकलीफ़ को या जो भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन अबॉर्शन की तरफ ना जाए, वरना आसपास के लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो आपने ये देखा कि अबॉर्शन एक डायरेक्ट फैक्टर है जो कि फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, लेकिन अबॉर्शन होगा या नहीं होगा ये भी खुद इन्फ्लुएंस हो रहा है बैकग्राउंड वेरिएबल से। तो कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि फर्टिलिटी वैसे तो अफेक्ट होती है बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स की वजह से, जिन्हें प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है, लेकिन वो खुद प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स यानी बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बैकग्राउंड फैक्टर से, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर से। बॉन्गार्ट ने 4 मेन प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स की बात की है। उसमें से एक है सेक्सुअली एक्टिव वुमेन या प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड वुमेन, और दूसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, तीसरा है पोस्टपार्टम इनफेक्टिबिलिटी, चौथा है अबॉर्शंस। ये 4 प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स
खुद इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बैकग्राउंड वेरिएबल से, फिर खुद जाके आगे फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। अब अगर किसी पॉपुलेशन में टोटल फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करना हो तो इस बारे में भी बॉन्गार्ड ने एक इक्वेशन दी है, जिसमें वो ये बयान कर रहे हैं कि किसी पॉपुलेशन में ऑब्जर्व टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होगा। वो इस 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो है मैरिज इंडेक्स, कॉन्ट्रासेप्शन इंडेक्स, पोस्टपार्टम इनफेक्टिबिलिटी, अबॉर्शन इंडेक्स और टोटल फेकेंडिटी रेट। अब इस ऑब्जर्व टोटल फर्टिलिटी रेट को देखें। फर्टिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? फर्टिलिटी का मतलब है कैपेसिटी रिप्रोडक्शन की नेचुरल कंडीशंस में। ऑब्जर्व टोटल फर्टिलिटी रेट होगा कि एक पॉपुलेशन में औरतें कितने बच्चे पैदा करती हैं। वर्ल्ड वाइड देखें तो ऑब्जर्व टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.4, यानी दुनिया भर में तकरीबन 2 या 3 बच्चे एक औरत पैदा करती है। 2020 के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में 3.56 बर्थ पर वुमेन होती हैं, यानी एक औरत तकरीबन 3-4 बच्चे पैदा करती है। इंडिया में ये रेट है 2.05 बर्थ पर वुमेन, यानी एक औरत 2 बच्चे पैदा करती है। और अफगानिस्तान में ये रेट है 4.75 बर्थ पर वुमेन, यानी वहाँ औरतें 4 या 5 बच्चे पैदा करती हैं। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उस बारे में ये इक्वेशन दी है बॉन्गार्ड ने। इसमें मैरिज इंडेक्स, कॉन्ट्रासेप्शन इंडेक्स, पोस्टपार्टम इनफेकेंडिबिलिटी इंडेक्स और अबॉर्शन इंडेक्स के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। टोटल फेकेंडिटी रेट देख लेते हैं। फेकेंडिटी रेट का मतलब है कि किसी इंडिविजुअल में पोटेंशियल कितना है रिप्रोडक्शन का, यानी फर्द की बच्चा पैदा करने की सलाहियत कितनी है। टोटल फेकेंडिटी रेट का मतलब हुआ कि किसी पॉपुलेशन में पोटेंशियल मैक्सिमम रेट ऑफ फर्टिलिटी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि किसी आबादी में एवरेज नंबर ये है कि वहाँ औरत 15 बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती है, तो हम इस इक्वेशन में TF की जगह लिख देते हैं 15 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी 4 डिटर्मिनेंट से, और हर 4 डिटर्मिनेंट की रेंज है 1 से लेके 0 तक। 1 का मतलब होगा कि उसका कोई भी मनफी असर फर्टिलिटी पे नहीं हो रहा, और 0 का मतलब होगा कि वो कम्प्लीटली तौर पे फर्टिलिटी से रोक रही है, उसमें रुकावट बन रही है। यानी CM की जगह अगर हम 1 लिखें तो उसका मतलब होगा कि उस पॉपुलेशन में सभी औरतें शादीशुदा हैं या सेक्सुअली एक्टिव हैं, और अगर CM की जगह 0 लिख दें तो उसका मतलब होगा कि उस आबादी में कोई औरत शादीशुदा नहीं है और सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। CC की जगह अगर हम 1 लिख दें तो उसका मतलब होगा कि कोई औरत वहाँ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रही है, और अगर 0 लिख दें तो इसका मतलब है कि वहाँ तमाम औरतें 100% इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रही हैं। इसी तरह CI की जगह हम 1 तब लिखेंगे जब उस आबादी में पोस्टपार्टम इनफेक्टिबिलिटी की एब्सेंस हो, और ये नंबर 1 से छोटा होता चला जाएगा जैसे जैसे पोस्टपार्टम इनफेक्टिबिलिटी बढ़ती जाएगी। और CA में हम 1 तब लिखेंगे जब उस आबादी में अबॉर्शन होते ही ना हो, और 1 से छोटी रकम हम लिखते जाएंगे उस वक्त जैसे जैसे अबॉर्शन बढ़ते जाएंगे। तो ये 4 डिटर्मिनेंट्स 1 या 0 तो नहीं होंगे, उनके दरमियान की ही कोई जगह होगी, तो इसलिए हम इसको रेंज करते हैं 1 से लेकर 0 तक। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल फेकेंडिटी रेट से,
जिसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि 15 है या किसी आबादी में 20 हैं, और फिर जो आंसर आता है वो उस आबादी का होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। यानी कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि किसी जगह की आबादी में टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस फर्टिलिटी रेट को जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स, वो खुद कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बैकग्राउंड वेरिएबल से, यानी बैकग्राउंड फैक्टर्स से, और उस आबादी में वहाँ के लोगों में बच्चा पैदा करने की सलाहियत कितनी है, यानी 15 या 20 बच्चे पोटेंशियल हैं उनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की। इन सब मालूमात को हम इक्वेशन में फिट करते हैं। उनको इक्वेशन में सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास उस आबादी का टोटल फर्टिलिटी रेट आ जाता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, इनके कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इस बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखना हरगिज़ न भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।